हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, स्वागत है आप सभी का इस टेस्ट सीरीज के यूपीपीसीएस के प्रीलिम टेस्ट सीरीज में 2024 के दृष्टि के टेस्ट सीरीज है साथियों। और ये जो हमारी सीरीज है सीरीज सी है और इसमें हम बात करने वाले हैं, ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। तो उसमें 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और कंप्लीट पेपर एनालिसिस यहाँ पे आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगा। और साथियों बता दें कि जो साथी नए हैं वो बाकी के भी जो टेस्ट सीरीज कराए जा चुके हैं उस टेस्ट सीरीज को ज़रूर देख लीजिए। और इसके साथ साथ बता दें, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। रही बात इस टेस्ट सीरीज़ की, तो इसके साथ साथ एक और श्रृंखला चल रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बता दें कि टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू जो एक शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, वो उस चीज़ की एक सीरीज़ चल रही है। उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन सीरीज़ है, वो आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए फिलहाल तो अभी हम देखते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज़ को, उत्तर प्रदेश प्री टेस्ट सीरीज़, ठीक है, 2024। और ये टेस्ट संख्या जो है 11 है और ये फुल लेंथ है, एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है जीएस का, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पे पहला क्वेश्चन। स्टार्टिंग में लग रहा है करंट अफेयर से स्टार्ट है ये, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 57, 60, 75 या 80, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में पूछ रहा है भारत का स्थान क्या है, जिसमें भारत का स्थान जो है 80वां स्थान था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जहाँ पे लगेगा कि थोड़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है ऑप्शंस के साथ, वहाँ पे एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। और जहाँ पे लगेगा जिससे थोड़ी सी आंसर से काम चल जाएगा वहाँ पे उसी तरीके से करते चलेंगे। सेकेंड है करंट अफेयर क्वेश्चन है, फटाफट से बता दें। करंट अफेयर के लिए कंप्लीट मंथली यहाँ पे वीडियोस पड़ी हुई हैं और उसके नोट्स भी हैं। उसको अगर आप कर लेते हो तो करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाला है। तो जो साथी अब तक करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं वो करंट अफेयर जाके चैनल पर वीडियोज़ पढ़ी हो, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगला है स्माइली मंदिर परियोजना जो है उद्घाटन हुआ है और ये किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, उड़ीसा में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में ये स्थित है। ये समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाल ही में जो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य के लिए पुरस्कार जो 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो सविता कंसवाल, प्रभा अन्ने या बिल्ले मोनप्पा या पोगड़े उपा बारले। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सविता कंसवाल को हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जलवायु सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, ठीक है। आप देखेंगे कि जो जलवायु सम्मेलन 2024 है इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। और महाराष्ट्र कहाँ पे, तो मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई, महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है युवा निधि योजना शुरू की गई है। तो युवा निधि योजना जो शुरू की गई है, ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य के द्वारा, ठीक है। युवा निधि योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। ग्रीन रूपी जो है टर्म डिपॉजिट एक पहल है, किस बैंक की ये पहल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक की ये पहल है। ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट जो है किससे संबंधित है, भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयुत्थया जो अभ्यास है भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे खासकर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में संयुक्त जो सैन्य अभ्यास होते हैं वहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। इसके लिए साथ ही एक सेपरेट वीडियो जो बना दी गई है कंप्लीट सैन्य अभ्यास से, उसमें आपको सारे अभ्यास एक जगह मिल जाएंगे और सिर्फ एक 10 से 15 मिनट की वीडियो करने के बाद आपको चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। उसकी पीडीएफ भी एक शॉर्ट नोट्स 5 से 10 पेज की पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है। तो जो इस तरह के टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं उस तरह के टॉपिक्स को आप मिस मत कीजिएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड, ठीक है। अयोध्या जो है एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और ये किसके साथ होता है, तो ये होता है देखेंगे आप थाईलैंड के साथ, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड, ठीक। एक द्विपक्षीय अभ्यास है किसके साथ, थाईलैंड के साथ। इस बार नया है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम या
पुणे। तो इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय ये महोत्सव है ये आयोजन किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फरीदाबाद में स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त अब घोषित किया गया है? ठीक है, केप वर्दे, थाईलैंड, इंडोनेशिया या कोमोरोस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केप वर्दे को हाल फिलहाल में WHO के द्वारा जो है मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। किसको? केप वर्दे को घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक काम कीजिएगा, ये टेस्ट सीरीज आप लोग जिस तरीके से लगा रहे हैं तो इसके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसके आप लोग अलग नोट्स बनाते चलिएगा जो आपका गलत हो रहा है, क्योंकि बाकी जो GS का है उसका तो हम शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एक अलग उसका नोट्स बना के, तो वो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी करंट अफेयर के लिए कहेंगे कि आपका जो इसमें से आपको नो आ रहा हो, आपको जो नो आ रहा हो उसका नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है वो 24 जनवरी, ठीक है, 2024 को मनाया गया। हाल फिलहाल इसको 24 जनवरी से जो मनाना स्टार्ट हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कब से स्टार्ट हुआ था। 2018 से देखेंगे इसको मनाना स्टार्ट किया गया था, तो 24 जनवरी को 10वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 24 जनवरी को इसको मनाया गया 75वां स्थापना दिवस। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अष्टविध गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? गोरखपुर, मथुरा, प्रयागराज या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा में। ठीक है, मथुरा में ये सैनिक गर्ल्स स्कूल का उद्घाटन किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। पराक्रम दिवस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती। किस डेट को ये मनाया जाता है पराक्रम दिवस? तो आप देखेंगे इसको 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी को मनाया था पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है किसके उस उपलक्ष्य में? तो सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। अगला है कि स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है, इसने लॉन्च किया कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा कि स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा। किसके द्वारा? केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है कि स्मार्ट ऐप। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाते हैं, तो बिल्कुल सही है। विश्व हिंदी सचिवालय फिजी में स्थित है। ठीक है, तो विश्व जो सचिवालय इसका है ये ऑप्शन गलत है, फिजी में न स्थित होकर ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है पोर्ट लुइस मॉरिशस में स्थित है। कहाँ पे? पोर्ट लुइस में स्थित है। तो 2 गलत हो जाएगा, पूछा कौन सा इसमें सही बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए केवल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया था आप कमेंट करके बताइए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ऑपरेशन अमृत, ठीक है, अमृत संबंधित है किससे? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग में कमी लाने के लिए, आर्द्र भूमियों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन अमृत स्टार्ट किया गया। इससे क्या है कि इसमें जो है औषधि विभाग जो है वो इस पर काम कर रहा है कि एंटीबायोटिक के रूप में बाकी चीज़ों का इसका उपयोग कम किया जाए। ठीक है, इसके अधिक प्रयोग पर क्या किया जाए? रोक लगाया जाए। ऑपरेशन अमृत, ठीक है, केरल से संबंधित है, केरल। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये राज्य भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी मिल देखें फटाफट से। 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई हैं? ठीक है, तो पहली महिला सूबेदार जो बनी है भारतीय सेना की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रीति रजक। ठीक है, ऑप्शन ए जो है प्रीति रजक जो है यहाँ पे भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है किसे? बैजंती माला बाली को, कोनी डेला चिरंजीवी, विंदेश्वर पाठक, पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1 2 3 4 चारों लोगों को आप देखेंगे यहाँ पे, जो चारों नाम आपके सामने हैं, इन चारों को क्या मिला है? पद्म विभूषण इन लोगों को मिला हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 18, खंजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? तो आप देखेंगे खंजर अभ्यास यूनाइटेड किंगडम, किर्गिस्तान, वियतनाम या रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किर्गिस्तान के बीच में जो है अभ्यास खंजर
किया जाता है। भारत और किर्गिस्तान के मध्य ये एक क्या है, सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो भारत और इसके बीच में एक सैन्य अभ्यास है और इसका 11वां संस्करण जो है हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश में, अपने यहाँ हिमाचल प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि हाल ही में कच्ची खरेक को भौगोलिक संकेतक जो मिला, जीआई टैग मिला है, ये किससे संबंधित है? कच्ची खरेक राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से या उत्तर प्रदेश से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, गुजरात से। कच्ची खरेक का संबंध कहाँ से? गुजरात से है और इसको जीआई टैग हाल फिलहाल में दिया गया है। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी जानते हैं, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की चित्र मनाई है उन पर। ठीक है, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। किसको? 12 अगस्त को मनाया था, उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा कि 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया था अरविंद पनगड़िया को। ठीक है, अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया था 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन इसके जो करंट अफेयर को फटाफट से देखते चलते हैं। 22 निम्नलिखित में से किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो किस बैंक ने? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या यस बैंक? ये शुरू किया गया है, आप देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है ये 100 डेज 100 पे अभियान। इसमें जो मोस्टली करंट अफेयर हमें लग रहा है इसमें, इस वाले में, वो जनवरी का है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके का हर महीने करंट अफेयर वीडियोज़ है और उसमें टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है। तो वहाँ से अगर आप कर लेते तो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट यहाँ पे हो जाएंगे, क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं यहाँ से। जनवरी 2024 में फेलिक्स त्सिसेकेदी को राष्ट्रपति चुना गया है। कहाँ का चुना गया है? ठीक है, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अंगोला, घाना, नाइजीरिया, तो इनको जो राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है, वो ऑप्शन ही हो जाएगा राइट आंसर कि कांगो। ठीक है, कांगो का यहाँ पे इनको, कांगो लोकतांत्रिक का यहाँ पे इनको राष्ट्रपति चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि 24 नंबर, 1 जनवरी 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश अब भूकंप से प्रभावित हुआ था? ठीक है, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, क्यूबा या फिर जापान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान जो है। यहाँ पे लगभग 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था इसके पश्चिमी तट पर। ठीक है, जापान के पश्चिमी तट पर आया था, तो ये प्रभावित रहा था। अगला निम्नलिखित में से कृषि विज्ञान में एम.एस. स्वामीनाथन जो पुरस्कार है किससे सम्मानित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो भानु झा को, प्रशांत मेहता को, राजकिशोर को या बी.आर. कम्बोज को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी.आर. कम्बोज को। एम.एस. स्वामीनाथन का पुरस्कार जो है कृषि क्षेत्र में दिया गया है बी.आर. कम्बोज को। अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्र ने हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ठीक है, तो भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या तजाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, किर्गिस्तान ने। किसने घोषित किया है? किर्गिस्तान ने घोषित किया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, तो किससे किस क्लास तक इसको शुरू किया गया? आप देखते हैं 6 से 12 तक, ठीक है, या 1 से 5 तक। उसके साथ है 9 से 12, फिर 6 से 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके तहत शुरू किया गया है प्रेरणा कार्यक्रम, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शुरू किया गया। राइट आंसर हो जाएगा 9 से 12 तक के लिए इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, स्मार्ट सिटी कार्यक्रम 2 जो स्मार्ट 2.0 का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अगर हम देखेंगे तो शिक्षण संस्थानों में आयुर्वेद संस्थान अनुसंधान को बढ़ावा देना, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण संस्थानों में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा देना स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगला है बखीरा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य फ्लोटिंग सोलर प्लांट की प्रस्तावित क्षमता क्या है? ठीक है, तो पहले तो जानिए बखीरा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में जो आप देखेंगे संत कबीरनगर जिला, ठीक है, संत कबीरनगर जिले में पड़ता है बखीरा ये पक्षी अभ्यारण्य। और यहाँ पे जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है इसकी क्षमता की अगर हम बात करेंगे तो इसकी क्षमता है 50 मेगावाट। कितनी? 50 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि सप्त सिंधु शब्द पहली बार उल्लेख किया गया था। ठीक है, सप्त सिंधु पहली बार उल्लेख किया गया था, इस शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया गया था? तो ऋग्वेद में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। यहाँ पे देखेंगे हमें लग रहा है कि 29 क्वेश्चन तक यहाँ पे करंट अफेयर के थे। अब यहाँ से आपके स्टैटिक पार्ट जो है फुल लेंथ में स्टार्ट हो गए। 3 क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। और बता दें मोस्टली क्वेश्चन हमें लग रहा है ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान देंगे तो जनवरी के हैं। करंट अफेयर जाके कवर कर लीजिएगा, वहाँ से आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 31, जैन धर्म के संदर्भ में
जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, ठीक है, 2 संप्रदाय। तो इसमें कह रहा है कौन सा सही है? उत्तर चुनिए। तो ये जो ईश्वर का अस्तित्व में विश्वास नहीं करते भी सही है और बी ये भी सही है, ठीक है। तो कह रहा है हम ऑप्शन देखेंगे 1 और 2 दोनों किस में हो जाएंगे। तो 31 का सी अगर आप देखेंगे 31 का सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म के 3 सिद्धांत है जो आप जानते हैं त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं और ईश्वर में विश्वास नहीं करते। 2 इनके जो जैन संप्रदाय है वो यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32। तो परिषद जो हुए थे उसके स्थान पर विचार कीजिए और इनको अपने काल के क्रम में इनको व्यवस्थित कीजिए। यानी जो बौद्ध काउंसिल हुई थी, ठीक है, बौद्ध संगीति आप कहें 1 2 3 4 हुई थी, उसको कालानुक्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कौन सा हुआ था। पहले हुआ था राजगृह, ठीक है, पहला हुआ था अजातशत्रु के समय में हुआ था, ठीक है। तो पहला से स्टार्ट किए तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद से दूसरे पे आएगा वैशाली, तीसरे पे पाटलिपुत्र और चौथे पे कश्मीर, ठीक है। तो चौथा इसमें है तो ये भी कट जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे बौद्ध संगीति से ये पूछ सकता है कि कौन किसके समय में हुआ था, उस समय उसका अध्यक्ष कौन थे, इस तरीके से ये पूछा सकता है। यहाँ पे 4 का क्रम पूछा तो हम बता देते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर करके यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 कि सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहन जो वंश था उसके संस्थापक की बात करें अगर हम तो सिमुक, कृष्ण, हाल या श्री सतकर्णी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिमुक। सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिमुक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि गांधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह भारतीय और ग्रीको रोमन तत्वों का मिश्रण था। गांधार कला का मुख्य विषय महायानवाद था, ठीक है। तो ये कह रहा है इसमें पूछना कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का। हम देखेंगे पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोनों जो है ऑप्शन दिया हुआ है सी, ठीक है, 1 और 2 दोनों क्लियर है। यानी जो दोनों बात कही गई इसमें ये बात गांधार कला के संबंध में क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया था? तो मेगास्थनीज, वेनसोंग, फायान या प्लिनी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनसोंग, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हर्षवर्धन के समय क्या कौन सा विदेशी यात्री है जो भारत आया था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन सा समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था, ठीक है। तो कौन सा पराजित हुआ था? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, है ना, शिव, स्कंद वर्मन, सिंह विष्णु या नरसिंह वर्मन प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे पराजित होने वाला जो था वो था विष्णुगुप्त, ठीक है। और आंसर ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि विष्णुगुप्त जो है ये इससे पराजित होने वाला शासक, पल्लव शासक था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 की बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? चोल शासकों ने, शैलेंद्र शासकों ने, पल्लव शासकों या अहोम शासकों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैलेंद्र शासकों द्वारा बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण कराया गया था, ठीक है। 9वीं शताब्दी का ये मंदिर है लगभग, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है भारतीय जावा कला का सबसे बड़ा स्मारक है, ठीक है। भारतीय जावा कला का सबसे बड़ा स्मारक है और ये निर्माण किया गया, शैलेंद्र शासकों के द्वारा निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? तो स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय क्या करती आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पौराणिक स्थल सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो देखना पहले भीमबेटका मध्य भारत, है ना, भीमबेटका मध्य भारत, ठीक है। आदमगढ़ की पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी, पोटवार पठार जो है दक्षिण भारत, ठीक है। पोटवार पठार की बात कर रहा है तो पोटवार पठार कह रहा है दक्षिण भारत, तो ये जो है आप देखें पोटवार पठार, इसमें थोड़ा सा डाउट है। सोन घाटी उत्तर पश्चिम भारत, सही ये सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? पोटवार पठार जो है दक्षिण भारत कह रहा है, ठीक। तो ये है कहाँ पर? ठीक है, ये दक्षिण भारत में अगर नहीं है तो ये है उत्तर पश्चिम भारत में, यानी उत्तर पश्चिम भारत में भी ये भी है, सोन घाटी भी यहीं पे। सी गलत पूछ रहा है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, ठीक है, स्टेटमेंट सही है ये। राष्ट्रकूट के शासन के दौरान अल मसूदी ने भारत का दौरा किया था, ठीक है, अल मसूदी ने भारत का दौरा किया था, तो ये बात भी सही है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 40 का। दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य दिल्ली की सुल्तान बनी थी, कब बनी थी, 1234, 36 या 35, 37 में डायरेक्ट ईयर पूछ लिया हुआ है, ठीक है, तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1236 में जो है रजिया जो है दिल्ली की सुल्तान बनती है, प्रथम महिला बनती है शासक, ठीक है, ये बनती है क्या है, गुलाम वंश की रहती है ये, तो इसके बारे में इतनी सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत में सरकारी अधिकारी संबंधित कार्य तो सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछ रहा। अस्वातार जो है घुड़सवार के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ये बात तो सही है। खूत जो है व्यापारी है, ठीक, ये भी सही है ना। खूत या मुकद्दम ये क्या है, खूत का कार्य ये व्यापारी, और सुमेलित नहीं पूछ रहा है, ठीक है 42। तो उसके बाद से आप देखेंगे शाहना, ठीक है, मंडी नियंत्रक अधिकारी, आमिल भूराज संग्रह करता, तो यहाँ पे खूत मुकद्दम जो है यहाँ पे ये वाला सुमेलित नहीं दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। बाकी जो है सब सुमेलित से ही अपनी जगह पे सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, मूल रूप से लिखी गई तुजुक बाबरी की भाषा थी फारसी, तुर्की, अरबी या उर्दू, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, तुर्की जो है इसकी मूल भाषा है। तुजुक बाबरी की मूल भाषा क्या है, ये फारसी में ना होगा, किसमें, तुर्की में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन भारत में इतिहास के संदर्भ में गजे सिकंदरी का तात्पर्य है, तो गजे सिकंदरी क्या है, भूमि पैमाना, कपड़ा मापन पैमाना, कृषि कर, अनुदित फारसी रचनाएं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि मापन का पैमाना है, ये क्या है, भूमि मापन का पैमाना है गजे सिकंदरी मध्यकालीन भारत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है। बक्सर की युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंस नियुक्त किया, ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। और कंपनी नियमित रूप से अज्ञात क्षेत्र पर सीधे सैन्य आक्रमण करती थी, ठीक है, तो क्या करती थी, सीधे सैन्य आक्रमण करती थी, तो ये बात कितनी हद तक सही है, तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, कंपनी जो है राज्यों पर रेजिडेंस नियुक्त की लेकिन सीधा आक्रमण नहीं करती थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 46 नंबर, महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी, 1792 में, 99 में, है ना, 1815 या 1822 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का हो जाएगा डी, 1822 में, सीधा सीधा इसका राइट आंसर है। महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी 1822 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था, ठीक है, या किसके द्वारा ये आप पूछ रहा है, श्री नारायण गुरु, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, ई.वी. स्वामी नायकर के द्वारा, ठीक है, तो 47 पे क्या हो जाएगा, 47 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, ई.वी. रामास्वामी नायकर के द्वारा स्टार्ट किया गया है आत्मसम्मान आंदोलन। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से लौटकर आने के समय महात्मा गांधी की आयु थी, जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौट के आए थे अस्थायी रूप से, तो उनकी आयु कितनी थी, तो उस समय थी 46 वर्ष, ठीक है, ये फैक्ट है, ध्यान रखिएगा 46 वर्ष इस समय उनकी आयु थी। अगला है 49 नंबर, 49 नंबर क्या कह रहा है कि किसी भारतीय जो बैंक है वो आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR निर्धारित किया जाता है, तो CRR किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो RBI के द्वारा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा RBI के द्वारा CRR निर्धारित किया जाता रहा है, ठीक है, RBI बताता है इस चीज़ निर्धारित करके। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, कह रहा है कि मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है, ठीक है, कौन सा से सही है। आय में वृद्धि ऐसे मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी, या ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो पहला सही है, ऊंची ब्याज दर पर मुद्रा की मांग बढ़ के नहीं घट जाती है, ठीक है, सेकंड वाला क्या होगा, उच्च ब्याज दर मुद्रा की मांग क्या होती है, कम हो जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, और हमारे पास राइट आंसर देने होंगे तो केवल एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी के संदर्भ में विचार करना है, सत्य कथन देखना है कौन सा सही है।
तो यहाँ पे देखेंगे इसका उपयोग माइटोकॉन्ड्रियल रोगों की वंशानुक्रम निरंतरता को रोकने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग 3 एपेरेंट बीज के विकास हेतु किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसके बारे में दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर से एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से देखते चलिए, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको लगाना है तो थोड़ा स्पीड मेंटेन किया रहेगा। जहाँ पे जो बताने लायक चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं। और फिर से एक बार बता दें कि टेस्ट सीरीज और PYQ का निचोड़, एक शॉर्ट नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो आपको लास्ट टाइम PCS प्रीलिम्स या RAR प्रीलिम्स में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। तो इसलिए उस सीरीज़ को आप फटाफट से देख जरूर लीजिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका खुद का नोट्स बनाना है, बाकी PDF हम आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ठीक है, एलिवर, कांड्रा, है ना, वसामय ऊतक या एपिथेलियम। ठीक है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा कांड्रा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। टेंडन जो है इसकी वजह से क्या होती है, मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 53, स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है, 53 नंबर क्वेश्चन। तो ये उदाहरण हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग का। किसका, अनुप्रस्थ तरंग का ये उदाहरण हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, फुफ्फुस सिराएं कहाँ पाई जाती हैं। फुफ्फुस सिराएं कहाँ पाते हैं, वृक्क, यकृत, थायराइड या क्षुद्रांत में। तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत में। ठीक है, ये है फर सिराएं जो है, फर सिराएं पे ध्यान देंगे, ये कहाँ पाई जाती हैं, यकृत में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। तो जॉन आर्चिबाल्ड मिलर, जॉन मिशेल, आइंस्टाइन या सत्येंद्रनाथ बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 का राइट आंसर हो जाएगा जॉन मिशेल। ठीक है, जॉन मिशेल 18वीं शताब्दी में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी भविष्यवाणी की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मिशेल। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय SI मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश आप जानते हैं, ठीक है, विद्युत आवेश एम्पियर, वाट, वोल्ट या कूलम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कूलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57, निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु नहीं है। ठीक है, क्षार धातु पूछ रहा है कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम जो है क्षार धातु नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन जो साइंस के है ना, शॉर्ट नोट्स और PYQ में कराए हुए हैं, फिर वही चीज घूम फिर के यहाँ पे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले स्रोत जो है वो सुमेलित नहीं है। तो मेथनोइक अम्ल नींबू, ठीक, एसिटिक अम्ल सिरका, टार्टेनिक अम्ल नींबू या ऑर्गेनिक अम्ल टमाटर। पहले ही वाला आपका गलत है, मेथनोइक अम्ल जो है नींबू से नहीं मिलता है। क्या हो गया, मेथनोइक अम्ल जो है ये मिलता है आपको इसमें बिच्छू के डंक में। किसके, बिच्छू का जो डंक होता है उसमें मिलता है नींबू में। नींबू में क्या हो जाएगा, नींबू में आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, नींबू में जो मिलता है वो मिलता है आपका साइट्रिक अम्ल। क्या मिलता है, साइट्रिक अम्ल मिलता है, नोट कर लेंगे इसको। बाकी तीनों अपनी जगह सही है, ये वाला गलत है। मेथनोइक अम्ल कहाँ मिलता है, बिच्छू के डंक में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो पराश्रव्य जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले जानवर ऑप्शन है डॉल्फिन, चमगादड़, हाथी या ए या बी दोनों। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, डॉल्फिन और चमगादड़ दोनों क्या कर सकते हैं, पराश्रव्य तरह की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा है उष्णकटिबंधीय अभिसरण ICTZ के बारे में विचार करना है। यह विश्वतीय विपरीत परिस्थिति एक उच्च दाब क्षेत्र है जहाँ व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती हैं। और फिर कह रहा है दिसंबर में ICTZ इतना अक्षांशों के आसपास स्थित होता है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो दोनों यहाँ पे आप देखेंगे गलत है, दोनों अपनी जगह पर क्या है, गलत है। ठीक है, ये जुलाई महीने में यहाँ पे होता है, किस महीने में, जुलाई महीने में होता है 20 से 25 डिग्री पे, और विषुवतीय रेखा पर स्थिति जो है
किस तरीके का है, उसका क्षेत्र में एक निम्न वायु दाब वाला है। कौन सा निम्न वायु दाब वाला है? तो गलत कहाँ से हो जा रहा है ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट है ये गलत है। यहाँ पे उच्च दाब निम्न दाब होगा और ये दिसंबर में ना होगा जुलाई में होगा। तो हमको राइट आंसर बताना है यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 है, इस वर्षा से केरल और आसपास के क्षेत्रों में कॉफ़ी फूल खिलते हैं जिसे कहा जाता है। तो मैंगो शावर, ब्लॉसम शावर या नार्वेस्टर या लू। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लॉसम शावर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आम का बौछार जो होता है आम पकाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, उसको मैंगो शावर कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका फूल वाली बौछार है ये क्या होता है, ब्लॉसम शावर आपको मिलेगा कहाँ देखने के लिए, इसके निकटवर्ती क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? 63 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? कोच्चि बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मुर्मुगांव, कांडला। राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन ए, कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह को क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुग्गा घाटी। पुग्गा घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, है ना, और या फिर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो पुग्गा घाटी आप देखेंगे कहाँ स्थित है, पुग्गा घाटी लगभग आपका हो जाएगा ये लद्दाख में। कहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुग्गा घाटी कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 65 नंबर, निम्नलिखित में से भारत की जनसंख्या की स्थिर वृद्धि अवधि कहा जाता है, ठीक है। 1901 से 1921, 1901 से 1921, 21 से 51, ठीक है, 51 से 81 या 81 से 2000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 से 51 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 21 से 51 तक को कहा जाता है साथियों। भारतीय जनसंख्या में स्थिर वृद्धि की अवधि 21 से 51 कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथों विचार की उन्हें जनगणना का है द्वारा घनत्व के अनुसार पे अरेंज करना है घटते क्रम में, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या केरल। सबसे ज़्यादा जनसंख्या बात की जाए तो केरल आपका पश्चिम बंगाल में होगा, ठीक है। तो 2 पहले आएगा आपका, तो देख लीजिए किस में पहले है, तो 2 सबसे पहले आपको मिल जा रहा है किस में, बी में। उसके बाद से 3 आएगा केरल, ठीक। उसके बाद से उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दिए गए ऑप्शन के अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल की 3 फसलें उत्पादित करता है जिन्हें होम, खमन, बोरो कहा जाता है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब या गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल जानते हैं पश्चिम बंगाल वाला रीजन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, ठीक है। वैतरणी, कन्हार, इंद्रायणी या वंशधारा, ठीक है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रायणी, ठीक है। इंद्रायणी नदी जो है महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुछ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, ये क्या कह रहा है, इससे थोड़ा सा मिलान करने वाला दिया है, ठीक है, और ये थोड़ा सा अलग तरीके से दे दिया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है एक तरफ धातु दिया हुआ है और एक तरफ अयस्क दिया हुआ है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम पे चला जाएगा किस पे, बॉक्साइट पे, ठीक है। आयरन आपका किस पे चला जाएगा, आयरन चला जाएगा आपका सिडेराइट पे, किस पे, सिडेराइट पे। आयरन किस पे चला जाएगा आपका, सिडेराइट पे। उसके बाद बचा आपका तांबा किस पे चला जाएगा, सी आपका चला जाएगा मैलाकाइट पे, किस पे, तांबा चला जाएगा आपका मैलाकाइट पे। और बच गया आपका डी, तो डी आपका हो जाएगा पहले पे। इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन को मैच करेंगे यहाँ पे, अब देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसका, तो ए का चौथा मिला था, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सब कट जाएगा। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 67 का। समझ लीजिएगा, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, आयरन का सिडेराइट और तांबे का मैलाकाइट और जिंक का स्पेलेराइट, ठीक है। तो एक उसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से देखते चलिए, जितनी स्पीड अच्छी रहेगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है, तो बालू, काश्म, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज या पेग्माटाइट। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वार्ट्जाइट, ठीक है। क्वार्ट्जाइट क्या है, कायांतरित सेल का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, सूची दिया हुआ है मिलान करने के लिए, अनुच्छेद दिया हुआ है और दूसरी तरफ दी है आपको सूची। अनुच्छेद 163 है, 53 है, 69, 169 है, 172 है, ठीक है। मिलान किस में करना है, इधर दिया हुआ है कि राज्य विधान परिषद का उत्साह सृजन, राज्यपाल सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के विधानमंडल की
अवधि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा टून करेंगे लेकिन आ नहीं पाएगा यहाँ पे। तो देखिएगा 163 क्या हो जाएगा, 163 में आपका होगा राज्य को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए का हो जाएगा, ए का हम देखेंगे क्या हो जाएगा, तो सलाह देने के लिए। तो ए का दूसरा किस में है, ऑप्शन सी में। ठीक है, किस में है, ऑप्शन सी में इसका हो जाएगा, किस में, 71 का आपका ऑप्शन सी। बी का तीसरा हो जाएगा, बी क्या कह रहा है, बी जो है 153, इसका तीसरा क्या हो जाएगा, राज्यों के राज्यपाल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, राज्यों के राज्यपाल हो जाएंगे। कहाँ पे हम लोग थे, 70 कहाँ गया जी, हाँ यहाँ पे थे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जा रहा है, 71 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जो अब लिखा है डायरेक्ट आप पार्ट फिर लिखते रहें। लिखिएगा कि पहला कह रहा है राज्यों के विधान परिषद का ये साधन या अथवा सृजन जो है ये किस में होगा, आपका आर्टिकल 169 में होगा। राज्यों के राज्यपाल की मदद जो है ये कौन है, 163 है, और राज्यों के राज्यपाल किस आर्टिकल में है, राज्यों के राज्यपाल आपका 153 है, 153, और राज्यों के विधानमंडल की अवधि, ठीक है, तो वो 172 है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे, नोट जरूर बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में जिससे देख के बताना है, भारत के महालेखा जो नियुक्त परीक्षा का CAG उसके बारे में सही कथन, राज्यों से संबंधित प्रतिवेदनों को CAG द्वारा भारत के राष्ट्रपति सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नहीं, तो पहला गलत है। ठीक, अब पूछ रहा सही, CAG को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तरह के पद से हटाया जाएगा, तब भी सही है। तो केवल हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसमें गलत वाला बताया गया है, गलत वाले में क्या करता है, पहला गलत है इसमें, राज्यों का ये प्रतिवेदन राष्ट्रपति के सम्मुख में प्रस्तुत करता है, वहाँ किसके सामने प्रस्तुत करेगा, ये जो है उसके साथ साथ करके विधानमंडल में पेश करेगा। 73 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट का विधानसभा का अध्यक्ष से रिलेटेड कार्यों को सही बताना है। तो इसमें कह रहा है अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। ठीक, क्या कर देगा, अपना पद रिक्त कर देगा। और उसके बाद से कह रहा है कि जब कोई प्रत्यक्ष या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद से हटाने का संकल्प विचार से तो पीठासीन नहीं रहेगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो हमें आज सही राष्ट्र में बताना है, देखेंगे दोनों किस में दिया हुआ है, तो पहले वाले में दिया हुआ है ए और बी दोनों सही है। ठीक है, दोनों आपका स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की मंजूरी दी थी, मंडल आयोग, अंतर आयोग, सरकारिया या कोठारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मंडल आयोग। ठीक है, मंडल आयोग ने ही OBC के लिए 27% रिजर्वेशन की बात की थी। ठीक है, बाकी जो अन्य आयोग है, अंतर आयोग की अगर आप बात करेंगे तो ये 1882 में किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, शिक्षा के लिए किया गया था। ठीक, और सरकारी कमीशन आप जानते हैं भारतीय केंद्र राज्य और संबंधों के बीच में किया गया था, MOTRS सरकारी में। तो दिल्सा में, और कोठारी आयोग क्या है, ये शिक्षा आयोग है। कोठारी आयोग लास्ट टाइम इसी को चेंज किया गया था। तो लेकिन हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है मंडल आयोग। 75 नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं के सभी चुनाव आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य विधायिका और जिला प्रशासन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर आंसर है। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या सही है। ठीक है, तो ये बताना है कौन सा गलत है या सही है। संसद किसी भी सदन में प्रस्तुत किया शायद धन विधेयक, बिल्कुल नहीं, पहला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। राज्य सभा द्वारा संशोधित और स्वीकार किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, मनी बिल्कुल इनको पास करना है। तो पूछ रहा कौन सा सही है, तो 9 तो 1 9 तो 2 यानी बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा धन विधेयक के बारे में, बी, 9 तो 1 9 तो 2, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और यहाँ पे राज्यसभा को मंजूरी देना मैंडेटरी है। 77 नंबर देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का पहला दलित अध्यक्ष था। ठीक है, पहला दलित अध्यक्ष हम बात करेंगे इसकी लोकसभा की। ठीक है, तो GM बालयोगी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये पहले दलित अध्यक्ष थे, याद रखिएगा लोकसभा के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है। 21 का हिस्सा नहीं है। आश्रय का अधिकार है, विदेश यात्रा करने का है। ठीक है, और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। ठीक है,
तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आत्महत्या का अधिकार। ठीक है, ये क्या है आपका? अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो बाकी सब आपका क्या है, ये अधिकार आपको नहीं दिया गया है। 79 क्या कह रहा है? राज्यों की सीमा परिषद सदस्यों के नामांकन की विशेषताएं कहाँ से ली गई है? ठीक है, अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से ली गई है। इस पर जो राज्यों के परिषद में सदस्यों की विशेषताओं को वहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में विचार कीजिए कौन सा कथन सही है? धन विधेयक केवल इसकी पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात कह रहा है किस संदर्भ में? राष्ट्रपति के संदर्भ में है। तो आप देखेंगे पहला तो स्टेटमेंट सही है, फिर दूसरा कह रहा है ठीक है, पूर्व अनुमति से प्रस्तुत इसकी सिफारिश के बिना अनुमोदन कोई मांग नहीं की जा सकती थी, भी सही है। तो राइट आंसर पूछ रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे दोनों, तो सी में होता है कि बी पे दिया हुआ है ये और दो दोनों। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नो ऑफ यहाँ पे क्या है, ये में दिया हुआ है एक और दो, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि आर्द्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे कि निरपेक्ष आर्द्रता जो है वायु की प्रति इकाई मात्रा में जलवाष्प का भार है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट अपनी जगह सही है। महासागरों के ऊपर सापेक्षिक आर्द्रता सबसे कम होती है। ठीक है, तो महासागरों के ऊपर जो है जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है सबसे कम नहीं होती। ये स्टेटमेंट गलत है, पूछा हमसे सही उत्तर है, तो इस हिसाब से हम इसका राइट आंसर क्या दे देंगे? ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे केवल एक, यानी बी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल एक सही है। यहाँ पे जो है सबसे कम आर्द्रता नहीं होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। 82 कह रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के में निम्नलिखित में से कौन सा ऊट अक्ष जो उष्णकटिबंधीय मानसून का प्रतिनिधित्व करता है? तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम। ठीक है, ये जो यहाँ पे है ये उष्णकटिबंधीय मानसून को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर इसमें हम बात करेंगे प्रमुख अगर कौन सी है, तो इसमें देखेंगे लगभग ऑप्शन देखें पहले, मीथेन भी आपको मिले, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको जो शॉर्ट नोट्स में भी इस तरह क्वेश्चन आपको बताए थे, मीथेन वाला कहे थे भी, इससे क्वेश्चन मिलता है आपको। नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड चारों हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या कह रहा है कि रेशम कीट के पालन को कहा जाता है? तो रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, है ना, सेरिकल्चर या फ्लोरिकल्चर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का सी। क्या कहते हैं इसको? सेरिकल्चर कहते हैं। तो इसी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट तो बताने वाला जैसे, जिससे कि आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? बागवानी होती है। ठीक है, क्या होती है? बागवानी होती है। फ्लोरिकल्चर क्या है? ये फूलों की खेती है। ठीक है, फूलों की खेती को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर, उसके अध्ययन को। और एपीकल्चर ये क्या होता है? ये मधुमक्खियों से रिलेटेड होता है। इसी तरीके के जब आपके पास क्वेश्चन ऐसा है जिसके ऑप्शन से चीज़ें बन सकती हैं, तो वो चीज़ भी आपको क्या करना है, पॉइंट्स आपको मेंशन कर लेने हैं अपने नोट्स में, क्योंकि ये होता है यहाँ से आपको जो है ऑप्शन को एनालिसिस करके चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आपका तो आंसर सेरिकल्चर होगा, यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 2-3 पॉइंट था जो बताने लायक था, बता दिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 85। माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? माइकोप्लाज्मा के बारे में बात कर रहा है, तो कह रहा है ये केवल प्राणियों के लिए जो है रोगजनक होता है। ठीक है, ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ठीक है, दोनों के लिए जो माइकोप्लाज्मा है, केवल प्राणी नहीं, प्राणी और पादप दोनों के लिए होता है। ये ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है अपने आप में सही है। पूछा हमसे सही है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी वाला। बी में अगर हम देखेंगे तो केवल 2 आंसर दिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। गलत क्यों है, सही क्यों है, ये हमने आपको बता दी। ये केवल जो है प्राणी में के पादप में भी होता है, पादपों के लिए भी रोगजनक है, और इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ पहला गलत हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 85 था, आप देखिए 86। निम्नलिखित में से कौन सा बानर नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा बानर नहीं है? गिब्बन, लंगूर, गोरिल्ला या
आरंगुटान, ठीक है। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लंगूर, ठीक है। लंगूर जो है ये क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक बानर नहीं है बल्कि ये कोलोबनी से संबंधित है, ठीक है। इसे बंदरों में ये नहीं आता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 87 के क्या है, 87 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्प प्रकृति में विषैला नहीं होता है। तो एक ऐसा भी सर्प है जो विषैला नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारे पास कोबरा, ठीक है, वाइपर या करैत या पाइथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाइथन जो है। आप देखेंगे यहाँ पे एक विषैला प्रकृति का सर्प नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88, अखिल भारतीय थोक जो सूचकांक है उसका संशोधित आधार वर्ष क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसका आधार वर्ष जो है 11-12 देखा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये जो आधार वर्ष अभी तक था 2004 को बदल के 2017 में जो है 11-12 को रख दिया गया था, इसके पहले जो था 2004 था, ठीक है, 2004 और 5 था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। खरीफ की फसल में धान, ज्वार, रागी या जई, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जरी, ऊँट जो है ये आपकी खरीफ की फसल नहीं है। बाकी 3 तब क्या है खरीफ की फसल, इसमें धान, रागी और ज्वार, सोरगम जो है ये सब क्या आते हैं इसमें खरीफ की फसल में आते हैं, ठीक है। बाकी जो है ये आपका इसमें जो दिया हुआ है राइट आंसर जई जो ऊँट है ये आपका इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है, इसमें शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है कि WTO द्वारा उत्पादन को विकृत करने वाली कृषि सब्सिडी को क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो WTO ने इसका नाम दिया एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स या ग्रीन बॉक्स, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम्बर बॉक्स। ये क्या कह रहा है एम्बर बॉक्स, WTO इसमें क्या है सब्सिडी को इसने नाम दिया है जिसको क्या कहते हैं, इसमें जो है इस बॉक्स में आप देखेंगे सब्सिडी को छोड़कर सभी कृषि की सब्सिडी इसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा घाटे का वित्त पोषण का साधन है, ठीक है। तो बाह्य सहायता, आंतरिक ऋण और मुद्रा छपाई, बाह्य उधार ये जो है इसका वो नहीं है। बाकी इसको देख लेते कौन कौन सा इसमें ऑप्शन हमारे पास 1, 2, 3 चाहिए इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इसमें 1, 2, 3 दिया हुआ है। आपको फिर से क्लियर कर दें कि इस 4 ऑप्शन में जो है घाटे का वित्त पोषण में 1, 2, 3 आएगा, बाह्य सहायता, आंतरिक ऋण, छपाई भी आएगा, बाह्य उधार इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी में मिल जाएगा 1, 2, 3, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 92 है, 92 कह रहा है कि क्रिसिल, ICRA और केयर है, ये क्या है, तो कह रहा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ, विभिन्न राष्ट्रों के केंद्रीय बैंक हैं, भारत की ऑडिटिंग कंपनियां हैं, भारत के वैज्ञानिक संस्थान हैं। तो ये क्या है 92 का राइट आंसर हो जाएगा। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ये क्या है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 93, किसी अर्थव्यवस्था के चालू एवं पूंजीगत खाते के निवल मूल्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑप्शन है निवल खातों का लेन देन, अदायगी संतुलन, कुल बाय लेन देन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी अदायगी संतुलन, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अदायगी संतुलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, नकदी प्रबंधन बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये अस्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करने के लिए जारी किए गए दीर्घकालिक साधन है, ठीक, क्या है दीर्घकालिक साधन है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा साधन जो है यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन सही है, पूछ हमसे सही रहा है, केवल 2 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है इसमें पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है देखेंगे आप यहाँ पे, ये अस्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक नहीं है, यहाँ पे जो है लघुकालिक होगा, ठीक है, या अल्पकालिक कह लीजिए, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है, बेसल समझौता संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, शेयर बाजार से, बीमा क्षेत्र से, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो बेसल समझौता किससे संबंधित है, अगर आप देखेंगे तो ये है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। किससे संबंधित है, बेसल समझौते क्या है, बेसल नॉर्म्स किससे आते हैं, बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 96, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो इरिट्रिया या इथियोपिया, ठीक है, सूडान या मिस्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 96 का आप देखेंगे सी इथियोपिया, ठीक है। इथियोपिया जो है आपका इससे सीमा साझा नहीं करता है, सूडान करेगा, इजिप्ट करेगा, ठीक है, और इरिट्रिया जो है ये क्या है, ये भी
96 का आपका कौन सा हो गया, 96 का सी। ठीक है, लाल सागर से आप देखेंगे इरिट्रिया भी और जिबूती भी, बाकी सब करेंगे, ये सब नहीं करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97, थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं है, देखिएगा कि भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सिंधु गंगा क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, 97 कह रहा है कि वो उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है हम देते हैं, ये सही है। तराई हिमालय के गिरिपाद में मोटे पजड़ी और कंकड़ से युक्त संकीर्ण क्षेत्र है। तराई हिमालय के गिरिपाद में जो है आप देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, संकीर्ण क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे संकीर्ण 9 का ये ज़्यादा है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। और हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक, और एक जो है ऑप्शन आप देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, डी पे दिया हुआ है। तो इस तरह के भी ऑप्शन में लगाते टाइम ध्यान देखिएगा, जो आपने आंसर लगाया जनरली ये पहले पर आता है, लेकिन यहाँ पे इसको बदल के डी पे दे दिया है, तो ध्यान दीजिएगा, लगाते टाइम गलत हो जाएगा फिल करते टाइम। ठीक है, पहला सही है, दूसरा इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी परियोजना सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। तो भाखड़ा नांगल आप देखेंगे सतलज पर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मंडी परियोजना की बात करें तो ब्यास रिवर पर है, बिल्कुल सही है। ठीक, नागार्जुन सागर जो है मंजरा पर है, इसमें थोड़ा डाउट है, यही गलत है। फरक्का योजना आप देखेंगे, फरक्का कहाँ पर है, ये गंगा पर है, पश्चिम बंगाल में। रही बात नागार्जुन सागर की, तो नागार्जुन सागर कहाँ पर है, ये मंजरा 9 पर किस पर है, कृष्णा पर, कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, नागार्जुन सागर। बाकी तीन जो सही है उन तीनों का आप क्या करेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। बाकी ये वाला आप सही कर लीजिए, नागार्जुन सागर कृष्णा पे। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय है ना, कृषि और सूक्ष्म किसान कल्याण मंत्रालय और MSME के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 99 जो है MSME के अंदर वर्क करता है, लघु सूक्ष्म और उद्यम मंत्रालय। 98 का 99 का क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन शुरू किया गया था। तो ये मिशन कब शुरू किया गया था, राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन ये 2021 में शुरू किया गया है। ठीक है, 2021 में इसको शुरू किया गया है, जिससे पूर्वी राज्यों में इसको स्टार्ट किया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा 2021 में। अगला क्वेश्चन है 101, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति आयोग के संदर्भ में सही है। ठीक है, नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा सही है, भारत के राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल गलत है, ये तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इसकी शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ये बात सही है। अध्यक्षता क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे राष्ट्रपति न होकर कौन, PM प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 101 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि राज्य जो है सभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र संबोधित करता है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष जो है त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ये राज्यसभा की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, राज्यसभा की बात हो रही है। और ये अपना किसको देगा, राज्यसभा का उपाध्यक्ष है, तो ये राज्यसभा का अध्यक्ष को देगा, तो यानी उपराष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो उपाध्यक्ष होते हैं वो जो अपना रिजिग्नेशन देते हैं उसके अध्यक्ष को देते हैं, और यहाँ पे उपराष्ट्रपति सदन का क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बात कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है। तो संवैधानिक मामले, नागरिक मामले, आपराधिक मामले या विशेष अवकाश। ठीक है, तो 103 का आप देखेंगे, ये सारे के सारे मामले जो हैं आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 सारे के सारे मामले इसके किस में आते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक मामले, सिविल मामले, ठीक है, और आपराधिक और विशेष सारे मामले इसमें आते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 104 देखिएगा, 104 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में सही है। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। ठीक है, तो कह रहा भारत के राष्ट्रपति भी शामिल है, ये तो बात बिल्कुल गलत है। इसके अनुसार लोकपाल के 30% सदस्य साथ ही पिछड़ा जाति और महिलाएं होंगे, बिल्कुल नहीं, ये भी इसका सही नहीं है। ठीक है, लोकपाल के जो 30% नहीं, यहाँ पे 50% सदस्य ऐसे हैं जो इसमें से शामिल किए जाएंगे।
ठीक है। और इस स्तर पर अगर प्रावधान जो किया गया है इसमें देखेंगे इसका उद्देश्य जो है इसके अधिकार क्षेत्र से प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और सभी संसद के सदस्य जो है अधिकारी केंद्र सरकार में जो शामिल है वो इसमें शामिल हैं, ठीक है। बाकी इसमें कौन नहीं है तो आप देखेंगे राष्ट्रपति नहीं है इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 9 तो 1 9 तो 2। अब देखिएगा दोनों गलत है, लेकिन आपको फट से सी लगाएंगे तो सी पे दिया रहता है 1 और 2 दोनों, लेकिन यहाँ पे डी पे दिया रहता है 9 तो 1 9 तो 2, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे चेंज किया गया, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पेमेंट्स बैंक के संबंध में सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है, पेमेंट बैंक के बारे में बात कर रहा है। तो वे जमा मांग स्वीकार नहीं करते हैं, वे भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो यही राइट आंसर हो जाएगा 105 का बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेमेंट्स बैंक के बारे में ध्यान रखिएगा, ये जो है डॉक्टर नचिकेत मोर समिति की जो अध्यक्षता में एक समिति थी उसी के रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया है, तो इसी ध्यान रखिएगा। 106, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत शामिल है। 106 का तो वित्तीय साक्षरता, ठीक है, लाभार्थी को रुपए कार्ड देना है भी, ठीक है, बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँचे, तीनों शामिल है, तो उपयुक्त आंसर डी हो जाएगा। 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय ब्रांड जो है की स्थापना की गई थी, ठीक है, तो कितने समय में की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1988 में। कब, 1988 में जो सेबी की स्थापना की गई थी। और एक वैधानिक निकाय है जो क्या करता है बाकी चीज़ों को, इसमें भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का अधिनियम के 92 के अंतर्गत इसको लागू किया गया, लागू 1992 के अंतर्गत किया गया इसको, लेकिन स्थापना जो की गई थी वो ध्यान रखिएगा आपका, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, 1988 को ही कर दी गई थी, ठीक है, 1988 को की गई थी। और उस अधिनियम 92 का अधिनियम के अंतर्गत इसको लागू किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 108 नंबर क्वेश्चन, इंटरेस्टेड एंड मनी, ठीक है। ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉन मेनार्ड कीन्स, कार्ल मार्क्स, विलियम फिलिप्स, एडम स्मिथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी, ठीक है, ये जॉन मेनार्ड कीन्स का उसमें लिखा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 109, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सरकार की प्राप्तियों के संदर्भ में सही है। तो देखेंगे कि सरकार की वे सही प्राप्तियाँ 109 है, ठीक है, वे सरकार की ये सही प्राप्तियाँ जो देनदारी उत्पन्न करती हैं, वित्तीय स्थितियों काम आती है, पूंजीगत कहलाती हैं, सही बात है। राजस्व की बात करें अगर, प्राप्तियाँ जिनके आधार पर सरकार पर दावा किया जा सकता है, तो ये गलत है। राइट आंसर हमको बताना है, तो केवल ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, उसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते के अंतर्गत आता है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, सरकारी सहायता, सेवाओं का व्यापार, तो इसमें क्या आता है, तो आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष उसमें पूंजी खाते में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी सेवाओं का व्यापार नहीं आता है। तो 1 और 2 3 ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 110 का ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या क्या पूछा गया, पूंजीगत खाते की बात किया है, तो इसमें जो बस यही 3 चीज़ आते हैं, ये सेवाओं का व्यापार इसमें नहीं आता है। क्लियर है। ये जो है सेवाओं का व्यापार किस में आता है, तो ये आता है चालू खाते में, किस में, चालू खाते में आता है, तो इसलिए चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 111 में ये बाल मुख्य रूप से जिस प्रोटीन से बने होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि बाल किससे बना होता है, ग्लोबुलिन, म्यूसिन, केराटिन या केशिन। तो राइट आंसर हो जाएगा 111 का ऑप्शन सी, केराटिन से बना होता है, ठीक है, इसी से ये बना होता है और नाखून भी बने होते हैं, तो इसको काटने पर दर्द नहीं होता है। मिलान करने वाला दिया है तो थोड़ा देख लीजिए। विटामिन दिया हुआ है, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है, तो विटामिन सी किसी चला जाएगा, स्कर्वी चला जाएगा, ठीक है। विटामिन ए आपका रतौधी, ठीक है, यानी ए का आपका चौथा और सी का आप देखेंगे पहला, ए का चौथा, सी का पहला, ए का चौथा और सी का पहला आपका ऑप्शन डी में मिल जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। खैर हम तो ऑप्शन पे पहुंच गए, लेकिन ये बाकी 2 चीज़ का देख लेते हैं। विटामिन B6 आप क्या हो जाएगा, ये एनीमिया, ठीक है, और आपका क्या बच रहा है, B1 बेरी, ठीक है, B1 जो है, हाँ डी है ना,
तो डी का आपका दूसरा बेरी बेरी, ठीक है। बाकी ये चीज़ हो जाए तो इससे विटामिन और उसके रोग को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 113। लोकटक झील को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया था? तो 93 में, 94, 95, 96, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आपको ईयर बताना है। तो 1993 में, वर्ष 1993 में इसमें शामिल किया गया था मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसके क्या है, इसके पहले जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था 1990 में, लोकटक झील को 1993 में। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन शू ऑप्शन संबंधित है। ग्रीन शू ऑप्शन किससे संबंधित है? शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन शू एक ऑप्शन है जिसके लिए IPO के लिए जारी किया था, तो शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश विशेष का एक क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए कंप्लीट वीडियो यहाँ पे यूपी स्पेशल के नाम से पड़ी हुई प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से सारे लेक्चर्स कर लीजिएगा। यूपी स्पेशल का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर से एक बार चीज़ बता रहे हैं, यूपी स्पेशल के लिए कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई चैनल पे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज है। आप कंप्लीट कर लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट और प्लस उसके साथ MCQ के साथ डिस्कस है, तो जाकर फटाफट से देख लीजिए, एक भी सारे क्वेश्चन वहाँ से गलत नहीं होंगे। 115 का कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? शांडी पश्चिम बिहार हरदोई सही है, सूर सरोवर बिहार आगरा, ठीक है। विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा सही है, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ यही गलत है, ठीक है। यही क्या है? गलत है। ये कहाँ पर है? तो ये जो है गोंडा में है। कहाँ पर है? गोंडा में है, तो गोंडा ध्यान रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे उसमें आपकी यूपी स्पेशल में कवर किए गए हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होंगे। भौगोलिक स्थिति दिख रहा है और उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। शामली जिला आपको बताए थे हम। सोनभद्र आपका क्या हो जाएगा? नीचे का सबसे दक्षिणी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पश्चिमी आपका क्या हो जाएगा? इधर शामली हो जाएगा। सबसे उत्तरी अगर आपका देखेंगे तो हो जाएगा सहारनपुर, बलिया आपका सबसे पूर्वी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ क्या बता रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश आपका, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पूर्वी ये वाला जो नुकीला निकला हुआ है यहाँ पे आपका पड़ता है कुछ बलिया सबसे पूर्वी। यहाँ पे सबसे उत्तरी आपका पड़ेगा ये वाला रीजन सहारनपुर, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह का रीजन यहाँ पड़ता है शामली का सबसे पश्चिमी, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आपका सबसे आएंगे, यहाँ पे कौन सा पड़ता है? सोनभद्र सबसे दक्षिणी। चारों जिला आपको बता दिए, इस हिसाब से 116 का राइट आंसर मिला लीजिए। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था यूपी स्पेशल का, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन था। ये बात मैं जब क्वेश्चन करा रहा था वहाँ भी समझाया था कि देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उसी तरीके से टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन आ रहा है, उसी तरीके से PYQ में आ रहा है। तो जिन्होंने क्लास नहीं किया फटाफट से कर लीजिएगा, उससे बाहर आपको चीज़ें नहीं आएंगी, प्रीलिम्स आपका आराम से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो रामपुर, बागपत, सहारनपुर, अलीगढ़। तो सहारनपुर, अलीगढ़, बागपत, रामपुर ही देख रहे हैं आप, इधर होगा, हरियाणा साइड नहीं पड़ेगा। तो 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे सारे आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल से कौन कौन राज्य से कौन कौन जिले लगते हैं सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 118, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, कानपुर में, ठीक है। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानपुर में। वस्त्र उद्योग कहाँ पर है, प्रौद्योगिकी कहाँ पर है? तो आपका पड़ जाएगा ये पे, कहाँ पे? कानपुर में पड़ जाएगा, ठीक है। कानपुर में आपको पड़ जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 119, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रटा होना चाहिए, 912 है। कितना? 912 आपको उत्तर प्रदेश का जो है क्या है, लिंगानुपात है, ठीक है। और 943 जो है ये भारत का है। किसका? भारत का है, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 हो गया, 120 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? सीतापुर, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर। तो 120 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका संत कबीर नगर, ये आपका बीच में पड़ता है संत कबीर नगर, और ये सीतापुर, सुल्तानपुर, ठीक है, शाहजहांपुर क्या पड़ेंगे आपके? सभी गोमती नदी के तट पर पड़ेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संत कबीर नगर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इससे एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियाँ और उसके किनारे के प्रमुख शहरों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2019 में की गई थी। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जब स्कीम यूपी स्पेशल का पढ़ाया गया तो वहाँ पे सारी चीज़ें कवर कराई गई हैं। जो लोग पहले से क्लास करते हुए आ रहे हैं उनके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी हो गएंगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल की एकदम हलवा क्वेश्चन एकदम हो गया होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति लॉन्च की गई है। नई जनसंख्या नीति कब लॉन्च की गई है? तो 122 का आपका 11 जुलाई तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो 122 का क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, क्योंकि 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस रहता है। तो 11 जुलाई को लॉन्च किया गया था 2021 में, ठीक है। जनसंख्या वाला अगर दिवस आपको याद होता तो इससे आपको चीज़ें समझ में आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामे की स्तूप उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती या शंकिस्सा? तो आपके सारनाथ में स्थित है धामे की स्तूप है। आपको हम यूपी स्पेशल मेंस में भी कराएं, प्रीलिम्स में भी कराएं, सारी जगह कराएं। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन तो आपको गलत ही नहीं होना चाहिए। जो लोग लगातार क्लास कर रहे हैं और एक स्पेशल जो शॉर्ट नोट्स और PYQ वाली जो क्लास है बूस्टर सीरीज, उसको जो लोग कर रहे हैं तो उनके तो कितने सारे क्वेश्चन ऐसे हलवा के जैसे सही होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे PYQ हो वहीं से क्वेश्चन बनता है और उसी से क्वेश्चन बनेंगे। वो आपको अगर तैयार है तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य विवाह वो उत्सव में दर्पण और रुमाल पकड़कर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 124, इसका राइट आंसर हो जाएगा छपेली नृत्य, ठीक है। छपेली नृत्य वाले चैप्टर से आपको मिलेगा सम। छपेली नृत्य में ये सब चीज़ें की जाती हैं। आइए अगला देखते हैं। फिर से उत्तर प्रदेश स्पेशल है नहीं, चलिए ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हमें लग रहा है। हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, धूमकेतु और इससे स्रोत क्या क्या है? इसके क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपका क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर। 125, धूमकेतु आपका किससे निकलेगा? धूमकेतु आपका निकलता है, आप देखेंगे, उद्योग और वाहन प्रदूषण, ठीक है। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन कह सकते हैं। 125, ओजोन क्या है आपका? ओजोन जो है ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, ओजोन इसको हो जाएगा, ठीक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका रेफ्रिजरेटर, एक बार फिर से मिलाने दीजिए। ओजोन, ऑटोमोबाइल, हाइड्रोकार्बन, रेफ्रिजरेटर। बी का तीसरा ढूंढेंगे अगर हम तो बी का तीसरा आपका बी और एस कट जाएगा, बचेगा आपका बी और डी, ठीक है। ए का हाइड्रोकार्बन जीवाश्म ईंधन। तो बाकी क्या बचा आपके पास इसको देखिए तो धूमकेतु औद्योगिक उत्सर्जन, ओजोन ऑटोमोबाइल, क्लोरोफ्लोरो रेफ्रिजरेटर, हाइड्रोकार्बन जीवाश्म। मैच हो गया, मिलाइए तो फटाक से। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ए का चौथा, ए का चौथा आपका डी में ही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, इतना नहीं सोचना रहता है, टाइम लेते हैं आप लोग। चलिए 126, प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण GSI की स्थापना की गई थी 14 में, 1915 में, 1916 में, 1926 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 126 का सी। ये तो करंट अफेयर जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे स्टैटिक जब कराते हैं तो वहाँ भी चीज़ें बताई गई हैं, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका हो गया करंट अफेयर में बता दिएगा। तो स्टैटिक पार्ट में 1916 इसका वो क्या है, मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता है, ठीक है। कलकत्ता, ये भी ध्यान रखिएगा, कलकत्ता। अगला क्वेश्चन 127, 26 था ना, 26, 27 देखिए। टेस्ट सीरीज दृष्टि का कह रहे थे आप लोग, दृष्टि का टेस्ट सीरीज करा दिया जा रहा है। देखते हैं आप लोग कितना इसका फ़ायदा ले पाते हैं। फ़ायदा नहीं ले पाते हैं तो क्या ही मतलब इसका कराने का। 127, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो जनमत संग्रह, मत संग्रह, प्रथम कार्रवाई, स्वेच्छा तंत्रवाद। ये जो आपका इसमें का नहीं है, किसमें का? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। हटाइए इसको, ये तो है, ये तीनों आई है। फटाफट से देखिए, क्लियर कीजिए, आगे बढ़िए। 128, भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में कौन सा कथन सही है? इसमें रेल बजट भी शामिल है? बिल्कुल नहीं, हमें तो लग रहा है रेल बजट तो अलग हो ही गया है, ठीक है। भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में रेल बजट शामिल है, हाँ ठीक है, अलग हुआ था फिर इसमें एक हो गया था, ये तो सही है। चलिए, इसमें समापन वित्तीय वर्ष के किसी घाटे का वो शामिल है इसमें, तो ये भी सही है। 128 का क्या हो जाएगा? 128 का यानी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 देखिए कहाँ है, ऑप्शन ए में है, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये था कि रेल बजट पहले अलग होता था, फिर से शामिल हो गया, तो इसे ध्यान दीजिएगा, दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 129, वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग एक और न्यायिक है। आई दादा, ये क्या हो गया? तो बिल्कुल गलत है, वो एकदम सही है। क्या गलत है? सही थोड़ा है। वित्त आयोग फाइनेंस आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है।
अच्छा का कह रहा है। अर्धन्यायिक वित्त आयोग के संदर्भ कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों पर सही विचार कीजिए। 1 और 2। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा? ये सही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके सदस्य पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं है तो है, दूसरा गलत हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर कर दीजिए, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। देखिएगा, तो अर्धन्यायिक है ये फाइनेंस कमीशन के बारे में जो है आर्टिकल आप देखेंगे 280 में आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे अर्धन्यायिक निकाय के रूप में इसको प्रावधान करता है और इसके सदस्य जो पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, यानी दूसरा गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा से सही है। ठीक है, तो 100 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक कौन सा है? केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा बी में मिल जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वगैरह उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। 130 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति से तत्वों के सिद्ध गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? देखिए, गांधीवादी सिद्धांत, सोशल सिद्धांत, ठीक है, और अन्य सिद्धांतों को अलग अलग करके पढ़ लीजिए। इसमें देखिए कौन सा कह रहा है कि नहीं है। तो 130 संबंधित राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को शक्तियों का हस्तांतरण करना, ये तो ये है। ग्रामीणों को व्यक्तिगत सहयोग करना और कुटीर को बढ़ावा देने भी है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता देना, ऐसा कुछ नहीं है गांधीवादी में। सहकारी समितियों का गठन करके बढ़ावा देने भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 131 का कारण निम्नलिखित कौन सा भारतीय नोडल पुलिस एजेंसी है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, ठीक है, और रिजर्व बैंक पुलिस, औद्योगिक सुरक्षा पुलिस एजेंसी। नोडल पुलिस एजेंसी पूछ रहा है तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीबीआई। सीबीआई को भूल कह रहे हैं भैया। 131 का राइट आंसर बी। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उनका मताधिकार आधार एक ही क्षेत्र तक सीमित होता है, 132 कह रहा है। ठीक है, वे स्वयं को एक विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई जाति समूह से जोड़ते हैं, तो बिल्कुल सही है। सब क्षेत्रीय दलों की बात हो रही है तो दोनों अपना अपनी जगह पे सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। देखिए किसमें ऑप्शन है, ये और दो, दोनों। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 133 क्यूसानूर फॉरेस्ट डिजीज़ के संदर्भ में बतानी है चीज़ें। कौन सी बीमारी आ गई भैया? तो बताना है कौन सा सही है। 133, ठीक है। जो विषाणु परिवार के द्वारा फ्लेविविरिडे एक सदस्य के कारण होता है, बिल्कुल सही है। इस बीमारी की पहचान पहली बार 1996 में हुई थी। डेट दिया हुआ है तो मैंने लग रहा सही होगा। 1996 नहीं, पहली बार 1957 की गई थी। देखिए ये चीज़ गलत है, तो राइट आंसर केवल इसका क्या हो जाएगा? एक जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला हो गया 134 निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के भाग हैं? कोरोला, उमंग, ज्यांग, क्लिक्स। ठीक है, तो इसमें कौन से पुष्प के भाग हैं? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चारों के चारों क्या हो जाएंगे? पुष्प के भाग हो जाएंगे। ये भी है, ये भी है, ये चारों। एक छोड़ के दिया है, बी दिया हुआ है, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। 135 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित तो कौन सा पाचन तंत्र का विकार है? कौन है पाचन तंत्र का विकार? अतिसार, पीलिया, आंत्रपुक्ष। ठीक है, तो पीलिया भी उसी से रिलेटेड है। पाचन तंत्र में अतिसार, डिसेंट्री, जॉन्डिस, तो सब तो हो जाएगा, सब हो जाएगा। डी लगाइए, फटाक से आगे बढ़िए। 136 थोड़ा साफ नहीं है, देखने का प्रयास कीजिए, पढ़ते रहे, सुनिए। बायो रेडिमेशन क्या है? बायो रेमिडिएशन, इसके संदर्भ में सही बताना है। क्या कह रहा है 136? यह पर्यावरणीय प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए बैक्टीरिया और कवक का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है। इसमें शामिल सूक्ष्मजीव प्रदूषक के मूल निवासी नहीं होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है, इसे थोड़े कहीं लिखा है। क्या हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 137 निम्नलिखित में से किस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने संथाल विद्रोह? सिद्धो कानू कहाँ है भैया? 137 के डी, सिद्धो कानू महाराज। चलिए आगे बढ़िए। आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी 1814। 138 का पी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कराए हुए हैं PY के वाले जो शॉर्ट नोट्स बनवाए थे, सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के। तो जिन लोग टेस्ट सीरीज बूस्टर सीरीज नहीं कर रहे हैं फिर उन्हीं का नुकसान होगा। 139 क्या है भैया? कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा हुआ है? यंग बंगाल आंदोलन। 139 तो कौन? सीतारामन, हेनरी डेराजी ठीक है, यही तो है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 147 का बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बूस्टर सीरीज से आ रहे हैं। जो लोग बूस्टर सीरीज कर रहे हैं उनको टेस्ट सीरीज करने में एकदम अलग ही मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ के सारे क्वेश्चन आपको नोट से मिल रहे होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद सर्वश्रेष्ठ अवेयरनेस सोसाइटी का अध्यक्ष पद पर किसने संभाला? तो इसको संभाले थे कौन? श्रीनिवास शास्त्री जी संभाले थे। सीधा इसका राइट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 141, DAV वैदिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था पहली बार? तो ये पहली बार स्थापित किया गया था लाहौर में। ठीक है, कहाँ पे? लाहौर में स्थापित किया गया था। पश्चिमी शिक्षा को उसमें जो उसको रोकते हुए और नई जो अपनी शिक्षा थी उसको बढ़ावा देने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अगला देखेंगे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, एकदम हलवा क्वेश्चन, सारे के सारे बूस्टर सीरीज से आ रहे हैं। PYQ जो अब तक 8 से 10 पेज का बना दिया गया है, रामबाड़ है, सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसी तरीके से प्रीलिम्स के फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में बात करेंगे तो रनाडे जी कहाँ हैं? ऑप्शन डी MG रनाडे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 की निम्नलिखित में से किसने रामोसी किसान जो सेना है उसका आयोजन किया था? तो प्रफुल्ल चाकी, वासुदेव बलवंत फड़के, VD सावरकर या अवध बिहारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, महाराष्ट्र में पहली बार इन सब तरह की गतिविधियों को इन्होंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रामोसी किसान विद्रोह। ठीक है, बलवंत फड़के। क्वेश्चन नंबर 144, कथनों पर विचार करना है और प्रारंभिक व अंतिम गतिविधि जो इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। वेल्लोर विद्रोह, सतारा का विलय, श्वेत विद्रोह, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा इसमें जानने वाला है। आप सबसे पहले देखेंगे वेल्लोर विद्रोह तो जो है 1806। ठीक है, 1806 वेल्लोर विद्रोह। उसके बाद से आता है कि सतारा का विलय अब लगभग 1848 से 50 के बीच में इसका होता है। ठीक है, तो 1850। श्वेत विद्रोह क्या है? श्वेत विद्रोह जो है 1859 उसमें यूरोपियों के टाइम हुआ था। और ये सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है लगभग 72-73 के आसपास, 1872 के आसपास। सबसे लास्ट में तो आपका चौथा ही हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद से ट्राई करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पहला चाहिए हमें। ठीक है, पहला चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है। ठीक है, तो इसी तरीके का ये ऑर्डर हो जाएगा 1806, कोई 50 के आसपास। ठीक है, 59 और ये 72 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तेमजी रनाजे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रामाबाई, गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है लोक हितवादी के नाम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन आनुवांशिकी विकार नहीं है? ठीक है, तो हीमोफिलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया। तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये जो है क्रोमोसोमल इस तरीके का डिजीज़ है, इसमें इसका कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, अगला, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल, ठीक है, IPCC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1800 पहले देखें 1968, ठीक है, 1988, 92 और 96। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 147 का बी, 1988 में की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको की गई थी स्थापना जो है WMO, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्लस UNEP की सहायता से की गई थी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, मिस्टी पहल संबंधित है, तो ये तो मैंग्रोव से संबंधित था, बजट में ये आया भी था। ठीक है, तो आर्द्रभूमि, जलवायु परिवर्तन, औषधि परिवर्तन, ठीक है, लेकिन है किससे संबंधित है? मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित था। मिस्टी पहल बजट में ये चीज़ मेंशन थी। 149, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति आयुष्यन की स्थिति में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो 149 के बारे में अगर हम बात करेंगे, सुनहरा लंगूर लुप्तप्राय सही है, सुनहरी महासीर खतरे के बीच, ये जो है बी, ये मैच नहीं है। ठीक है, मालाबार सीवेट जो है सही है, और नीलगिरी तहर जो है कमज़ोर, ठीक है भी, ठीक है। तो बाकी जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है सुनहरी महासीर, ठीक है, सुनहरी महासीर की अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या स्टेटस है यहाँ पर? ठीक, तो ये वाला लुप्तप्राय वाले में नहीं है, तो बी था ना, बी है, तो बी वाला सुनहरी महासीर जो है ये खतरे के बीच, ये वाला ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप सब कि आपको ये समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? चलिए, तो इसका जो है क्या था, संकट नहीं, ये संकटाग्रस्त है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे, और आपका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 और लास्ट आज के टेस्ट सीरीज का, वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली सफ़र जो है एक पहल है, किस चीज़ के लिए पहल है ये? तो पर्यावरण के लिए बिल्कुल नहीं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कंप्लीट हुआ।
अब जो है एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ आपको करा दिया गया। अब इस टेस्ट सीरीज़ को आपको कैसा लगा, टेस्ट सीरीज़ और आगे कंप्लीट करानी है, कोई और टेस्ट सीरीज़ करानी है, दृष्टि हो, जीएस वर्ल्ड हो या फिर अदर हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी अदर जो भी वीडियोज़ आपके लिए चैनल पर पड़ी हुई हैं, खास करके प्रीलिम बूस्टर सीरीज़ और 2 चीज़ बताएं, कोई करंट अफेयर, इस चीज़ को मिस मत कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी और इंपॉर्टेंट नोट्स और नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।